नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड और बात उत्तराखंड की करते हैं। इस वक्त देहरादून में डालनवाला के आराघर टी जंक्शन पर गाड़ी चेकिंग के दौरान 3 पुलिसकर्मियों को एक थार ने टक्कर मारी है। हादसे में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि घटना सुबह तकरीबन 3:30 बजे हुई है, जब पुलिसकर्मियों ने एक थार को रोकने का इशारा किया। तब पुलिस टीम को जोरदार टक्कर मारते हुए इसने भागने की कोशिश की। 3 पुलिस वाले घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थार सवार ने पुलिस वालों को टक्कर मारी, जिसके बाद भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस की टीम ने उसे पकड़ा है। लाल रंग की टी-शर्ट में जिस लड़के को आप देख रहे हैं, इसी ने 3 पुलिस वालों को टक्कर मारी। पुलिस कर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। आखिर इस शख्स ने गाड़ी चेकिंग के दौरान कार रोकी क्यों नहीं, टक्कर क्यों मारी, पुलिस वालों को भागने की क्यों कोशिश की, ये सवाल है। खबर उधम सिंह नगर से, जहां नानकमत्ता में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बोलेरो गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी है और हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मरने वाले सभी लोग यूपी के रहने वाले थे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की कार हादसे का शिकार हो गई। दिल्ली देहरादून हाईवे पर मेरठ के पास यह हादसा हुआ। फ्लीट की ही गाड़ी से टक्कर हो गई पूर्व सीएम हरीश रावत की कार की। स्कॉट कर रही थी गाड़ी, जिससे टकरा गई हरीश रावत की कार चालक के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें हरीश रावत बाल बाल बचे। उन्हें दूसरे वाहन से देहरादून की तरफ रवाना किया गया। हालांकि इस हादसे में एक पुलिस का सिपाही जख्मी हो गया। वहीं हरीश रावत के एक्सीडेंट की खबर मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनसे फोन पर बात की, उनका हालचाल लिया। इधर धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया। इस फैसले के तहत महंगाई भत्ता का 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं राज्य कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और इसे दीपावली से पहले एक बड़ा उपहार बताया। देहरादून में आज बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता होंगे। शाम 6 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और धनतेरस के साथ ही दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी से भी उनके आवास पर मुलाकात की और दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं। हरिद्वार के जगजीतपुर में वन विभाग की टीम ने एक मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। जगजीतपुर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में देर रात मगरमच्छ नजर आया, जिसके बाद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने वन विभाग को जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया, उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 के अर्धकुंभ मेले के लिए सरकार जोर शोर से तैयारी में जुटी है। कुंभ मेले में भीड़ प्रबंधन हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है और ऐसे में मेला लैंड पर चिन्हित 101 स्थायी अतिक्रमण को हटाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई। साल 2027 में अर्धकुंभ मेले का आयोजन होना है
और कुंभ मेले में भीड़ नियंत्रण सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। ऐसे में हरिद्वार के बैरागी कैंप और दूसरे इलाकों में HRDA ने 101 स्थायी अतिक्रमण को चिन्हित किया है, जिसको हटाना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। RTI के तहत मांगी गई जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि 1995 से लेकर अब तक इस क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण बढ़ा है और मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्राधिकरण को इस अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। हालांकि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके फलस्वरूप 95 से लेकर आज तक 101 अवैध निर्माण बैरागी कैंप पे मौजूद है। उसके पश्चात मुख्य सूचना आयुक्त ने शासन को, मुख्य सचिव को, मेलाधिकारी दीपक रावत को, जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को स्पष्ट ऑर्डर दिया था कुंभ मेला 2021 के सफल संचालन के लिए इन अवैध निर्माणों को तत्काल ध्वस्त कराया जाए। हालांकि कुंभ मेला प्राधिकरण और जिला प्रशासन की ओर से अस्थायी अतिक्रमण को लगातार हटाकर मेला लैंड को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा रहा है, लेकिन कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैरागी कैंप मैदान और उसके आसपास की जमीन पर स्थायी निर्माण और अतिक्रमण को लेकर अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं। देखिए, कुंभ मेला क्षेत्र में जो अतिक्रमण हुआ है उसको चिन्हित कर लिया गया है। कई मैटर जो हैं वो ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से भी कार्रवाई हो रही है। कुछ मैटर में अभी ऑलरेडी हमने अतिक्रमण हटा लिया है और आगे भी अनवरत कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी अतिक्रमण है, टेम्परेरी हो या अन्य तरीके का हो, उसको प्रॉपर हम नोटिस देके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। 2027 में अर्धकुंभ मेले का सरकार पूर्ण कुंभ के रूप में भव्य ढंग से आयोजन कराना चाहती है और कुंभ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में मेला लैंड अगर अतिक्रमण मुक्त नहीं कराई जाती है तो भीड़ नियंत्रण बड़ी चुनौती बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर से खबर, जहां एक मां का अपनी बेटी को इलाज के लिए कंधे पर लाद कर ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में किच्छा के लालपुर की रहने वाली हीरा कली अपनी बेटी रजनी को कंधे पर उठाकर दूसरी मंजिल से नीचे उतार रही है। कई लोगों से उन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। जैसे तैसे अपनी बेटी को लेकर निजी अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने रजनी को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर किया, लेकिन रजनी बच नहीं पाई। बताया जा रहा है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे। ऋषिकेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक युवती सड़क पर लेटी हुई है। उसके दोस्त उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लड़की नशे में थी। उसके दोस्त से उठाकर घर चलने की बात कर रहे हैं उसके दोस्त लगातार, लेकिन लड़की उठ नहीं पा रही है और घर न जाने की जिद पर अड़ी है। दीपावली के मौके पर जुआरियों को लेकर देहरादून पुलिस सख्ती दिखा रही है और ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए प्लान तैयार किया गया। पुलिस ने इसके लिए कई टीमों का गठन किया। सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जुआरियों के साथ ही नशेबाजों पर भी एक्शन के लिए टीमें तैयार की गई हैं। तो देखिए, अगर कोई घर वगैरह की बात है तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर कोई संगठित रूप से अगर कोई ऐसा अपराध करता है या खुले में करता है, ओपन में अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो निश्चित तौर पे उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए। इधर बेंगलुरु में 12 से 14 सितंबर तक आयोजित 220 किलोमीटर की अल्ट्रा दौड़ में देहरादून के अखिलेश राणा ने पहला स्थान प्राप्त किया। अखिलेश राणा ने ये बैम्बू अल्ट्रा रन में 220 किलोमीटर की दौड़ 32 घंटे 19 मिनट 6 सेकंड में पूरी की। डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले अखिलेश राणा बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात हैं और इस समय जम्मू कश्मीर में हैं। केदारनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। शनिवार को केदारनाथ के रक्षक भगवान भैरवनाथ के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ बंद किए गए। अब 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इस बार अब तक के पिछले साल से ज्यादा यात्री यहां पहुंचे और माना जा रहा है कि अब आखिरी हफ्ते में भी केदारनाथ में यात्रियों की अच्छी खासी भीड़
उमड़ने वाली है। जैसा कि हर बार होता है, दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कपाट बंद होने के बाद ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन और पूजन होंगे। आज बाबा भुकुन बैरव जी के कपाट ठीक 10 बजे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ बंद होंगे। तत्पश्चात ठीक 40 तारीख को 22 तारीख को भगवान के आदि केदार जी की समाधि लगा दी जाएगी और भगवान के 4 पैर की पूजा होगी और 40 तारीख 4 बजे भगवान के आदि के कपाट आम दर्शनार्थी के लिए बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम को भी दीपावली के मौके पर भव्य तरीके से सजाया गया है। भगवान बद्री विशाल को रंग बिरंगे लाइट्स और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। तीर्थयात्री इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद भाव विभोर दिखे। तकरीबन 12 क्विंटल फूलों से बद्री विशाल के मंदिर का श्रृंगार किया गया। दीपावली पर और धनतेरस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। दीपावली का त्योहार लोगों की जिंदगी में नई उमंग लेकर आता है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये मौसमी रोजगार भी मुहैया कराता है। पहाड़ों में लक्ष्मी पूजा के मौके पर ताजे फूलों के साथ ही गन्ने का भी खास महत्व होता है और ऐसे में फूल और गन्ना उत्पादकों के लिए ये मौका बहुत ही अच्छा मौका होता है जब वो साल भर की कमाई कर लेते हैं, ऐसी वो उम्मीद जताते हैं। लक्ष्मी पूजा के दिन पहाड़ का शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां ताजे फूल और गन्ने की मौजूदगी ना दिखाई दे। ताजे फूलों से जहां पहाड़ का हर घर सराबोर रहता है, वहीं लक्ष्मी पूजा में गन्ने का अपना ही महत्व है। ताजा गन्ना जहां सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, वहीं इसका जिक्र मानस खंड में भी मौजूद है। मानस खंड के मुताबिक गन्ना फलदायक तो है ही, साथ ही ये लक्ष्मी माता की भी पहली पसंद है। यही वजह है कि ताजे गन्ने का लक्ष्मी पूजा में खास महत्व रहता है। दीपावली के बीच में फूल और गन्ने की बहुत अच्छी खासी डिमांड रहती है और इस बार बहुत अच्छा फूल हो रखा है और जो गांव वालों ने इस बार फूल में जो मेहनत की थी उनको अच्छी खासी इस बार सही लागत मिली है उनको इस बार। दीपावली के मौके पर गांव से महिलाएं कई तरह के फूलों को शहर में बेचने लाती हैं। शहरों में ताजे फूलों की खासी डिमांड रहती है। अलग अलग तरह के फूल जहां शहरवासियों की दीपावली में 4 चांद लगाते हैं, वहीं पहाड़ की महिलाओं को मौसमी रोजगार भी देते हैं। दीपावली के पर्व को देखते हुए कई गांव में अब फूलों की खेती भी की जाने लगी है। फूलों की ये खेती ठीक दीपावली में तैयार होती है। ऐसे में ये रंग बिरंगे फूल कई परिवारों को त्योहार का खर्चा भी मुहैया कराते हैं। अपने घर में उगाते हैं और सिर में ला के बेचते हैं। वैसे भी देते हैं ठेके में, घर घर जाके भी देते हैं। 10 रुपया, 8 रुपया, 12 रुपया ऐसे देते हैं। मेहनत करके लाते हैं, बेचते हैं। दिवाली में फूल और गन्ने के इस्तेमाल से ये भी साबित होता है कि पहाड़ में पर्व कोई भी हो, प्रकृति से उसका सीधा नाता है। यही वजह है कि दीपावली में हर घर फूलों की खुशबू से महकता है तो गन्ने के धार्मिक महत्व से चमकता भी है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। शुक्रवार को रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आई फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान भगवान रुद्रनाथ के दर्शन किए उन्होंने और मंदिर में मौजूद लोगों से मुलाकात की। सारा अली खान लिवेंटे बोग्याल में टेंट में रुकी। इस दौरान उन्होंने टेंट की ही रसोई में रोटी भी बनाई और वहां मौजूद लोगों से पहाड़ी जीवन को लेकर बातचीत की है। आपको बता दें, शुक्रवार को रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए और इस मौके पर सारा अली खान यहां मौजूद थी। चमोली में बर्फबारी के बाद ट्रैकर्स का पहला दल सतोपंत झील पहुंचा। पैदल मार्ग में 2 फीट से ज्यादा बर्फ जमी है। ट्रैकर्स दल के सदस्यों ने सतोपंत में स्नान भी किया। बद्रीनाथ धाम से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है सतोपंत झील। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए शानदार जगह है। चारों तरफ बर्फ और चट्टान और बीच में ये झील है, बर्फीले पानी वाली झील।
ये सतोपन लेक पूरा। दिवाली के मौके पर पहाड़ों की खास बाल मिठाई की डिमांड बढ़ जाती है। अल्मोड़ा में बाल मिठाई का आविष्कार हुआ और 1965 से बदस्तूर ये खास मिठाई बेची जा रही है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा बाल मिठाई और चॉकलेट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की खास बाल मिठाई के स्वाद के दीवाने विदेशों तक में हैं। यहाँ की बाल मिठाई और चॉकलेट कई दिनों तक खराब भी नहीं होती, इसीलिए त्योहार के साथ शादी के सीजन में बाल मिठाइयों की भारी डिमांड रहती है और पर्यटक भी अल्मोड़ा से बाल मिठाई को ले जाना नहीं भूलते। अल्मोड़ा की जो ये मिठाई है ये पूरे देश विदेश में फेमस है। बाल मिठाई इसे खोया और चीनी दो चीज़ों से बनाया जाता है, शुद्ध खोया और चीनी से, और ये पूर्ण रूप से व्रत में भी खाई जाती है। और यहाँ पर अल्मोड़ा में जो बाल, सिंगौड़ी और चॉकलेट, ये तीन मिठाइयाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें से बाल चॉकलेट को लंबे समय तक रखा भी जा सकता है बनाने के बाद। अल्मोड़ा की बाल मिठाई को यहाँ के दुकानदार खास तरीके से तैयार करते हैं। शुद्ध खोए से बनने वाली बाल मिठाई और चॉकलेट का स्वाद ऐसा है कि जो भी इसे एक बार चख लेता है वो इसका दीवाना हो जाता है। जो बाल मिठाई है विश्व प्रसिद्ध तो है ही, तो यहाँ की जो हमारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं और कभी कोई जाता है तो यहाँ की बाल मिठाई को वहाँ ले जाता है, क्योंकि यहाँ की वो बाल मिठाई जो है पहले से वही है, बाल सिंगौड़ी का यहाँ का पसंद है। अगर कभी बाहर भी जाता हूँ, जैसे देहरादून मेरे रिश्तेदार रहते हैं या उधर चमोली मेरे रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं यहीं से उनकी मिठाई ले जाता हूँ। और लोगों की डिमांड भी रहती है अक्सर कि अगर आप अल्मोड़ा से मिठाई लाएंगे तो इनकी मिठाई बहुत पहले से प्रसिद्ध है और इनका नाम अपने आप में एक ब्रांड है। बाल मिठाई, सिंगौड़ी और चॉकलेट का जिक्र आते ही लोगों को अल्मोड़ा याद आ जाता है। साल 1865 में लाला बाजार के शाह परिवार ने मिठाई का आविष्कार किया था और आज ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश विदेश में लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। यही है अल्मोड़ा की बाल मिठाई, जिसके लिए लोग जो है काफी दूर दूर तक डिमांड करते हैं, क्योंकि ये मिठाई काफी दिन तक खराब नहीं होती है। इसके लिए जो है लोग अपने रिश्तेदारों को दिवाली के समय में भेजते हैं और काफी दूर तक जो है इस मिठाई की डिमांड रहती है। लोग कई दिनों तक मिठाई खराब नहीं होने के कारण इसकी डिमांड ज्यादा रहती है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। दीपावली रोशनी का पर्व है और सरोवर नगरी की खास सौगात दीपावली को और भी खास बना देती है। जितना खूबसूरत नैनीताल शहर है उससे कई ज्यादा सुंदर यहाँ की मोमबत्तियां हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी। सरोवर नगरी नैनीताल सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और झीलों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी पारंपरिक कैंडल मेकिंग कला के लिए भी प्रसिद्ध है। दुकानों में सजे ये फल, ये मिठाई नहीं बल्कि ये नैनीताल की खास मोमबत्तियां हैं। एकदम सजावटी और दिल को छू जाने वाली ये मोमबत्तियां दीपावली में घरों को रोशन कर रही हैं। देश भर के पर्यटक नैनीताल आकर इन मोमबत्तियों को खरीदते हैं तो उपहार के तौर पर भी अपने रिश्ते नातेदारों के लिए ले जाते हैं। इन मोमबत्तियों की खास बात यह है कि जलने के साथ घरों को ये अपनी खुशबू से महकाती हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा भी, क्योंकि दीपावली में तो दिया ही सब कुछ होता है, तो अच्छा है गिफ्ट के पर्पस में। दीपावली होता है रोशन का, सब जगह जो कैंडल लाइट्स वगैरह सब लगता है, तो हम इसलिए तो मैं थोड़ा ज्यादा ही खरीदूंगी। दरअसल 1970 में नैनीताल में मोमबत्तियों का कारोबार शुरू हुआ, जिसके बाद जर्मनी से मशीन मंगाकर सजावटी कैंडल बनाना शुरू हुई। पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए इनकी खूबसूरती निखर कर सामने आई तो मिठाई, फल, टी लाइट, फ्लावर के साथ अरोमा कैंडल, फ्लोटिंग मोमबत्तियां यहाँ की पहचान बन गई हैं। अब तो पहाड़ की संस्कृति की झलक भी इन मोमबत्तियों में सैलानियों को दिख रही है। कारोबारियों ने उपहार के तौर पर मिठाई और पहाड़ की सौगात ऐपण वाली मोमबत्तियों को भी बाजार में उतारा है।
दीपावली की स्पेशल कैंडल्स बनती हैं, पैकेट्स बनते हैं, और जो रोज के जलने वाले हैं अच्छे 4-4, 5-5 घंटे कैंडल्स वो जलती हैं, हमारी बनती हैं। फ्लोटिंग हमारी हर साल बनती है। देखिए ये फ्लोटिंग के डिज़ाइंस हैं, फ्लोटिंग बनती है, दिवाली के पैकेट्स बनते हैं। कुछ ये नैनीताल के ऊपर ही हमने बनाई हैं कैंडल्स, छोटी बड़ी हर। इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी रही, पूरे साल भर अच्छी डिमांड रही। बहरहाल मिलावटी मिठाई आपको नुकसान दे सकती है, लेकिन मिठाई और फल वाली ये कैंडल आपके घरों को रोशन करती हैं। मौका दीपावली का हो और नैनीताल के कैंडलों की बात ना हो, ऐसा कहां हो सकता है। जिस तरह से नैनीताल के कैंडल आज रोशन दुनिया को कर रहे हैं, वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हालांकि सरकारों को चाहिए कि नैनीताल के कैंडल कारोबारियों को राहत दें, ताकि नैनीताल की कैंडल की ये खुशबू विश्व भर में बिखेरी जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। इधर कोटद्वार से रामनगर के लिए रवाना हुई एक रोडवेज बस की तेज रफ्तार कार के साथ भिड़ंत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब कोटद्वार से रामनगर जा रही बस को नजीबाबाद की ओर से आ रही एक कार ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटद्वार नजीबाबाद मार्ग पर कोड़िया चेकपोस्ट के पास ये घटना। दीपावली को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी वायु की गुणवत्ता को लेकर दीपावली से 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद तक मॉनिटरिंग कर रहा है, ताकि वायु की शुद्धता का पता लगाया जा सके। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि जिले में पॉल्यूशन को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि पटाखे जलाने से वायु पर क्या असर पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन किया जाए और उसके बाद AQI निर्धारण किया जाएगा, ताकि इससे किसी को कोई नुकसान ना हो। जो भी हमारे पटाखे या वगैरह हम लोग जलाते हैं दिवाली के अवसर पे, उससे वायु की जो गुणवत्ता है उसमें क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं। रुड़की में भी हमारी मॉनिटरिंग प्रस्तावित है, लेकिन रुड़की में हम 3 दिन की मॉनिटरिंग करेंगे। दीपावली के पहले दिन, दीपावली के दिन और दीपावली के बाद में। उसमें वायु की गुणवत्ता भी होगी और ध्वनि का अनुश्रवण भी होगा।